Education is the only option. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। ये मेरा ही अपना चैनल है और मैं इस पे डेली डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि जो लोग हमारे मेन चैनल जुनून पढ़ाई का के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे आकर के रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सके एसएसटी में, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी और जो हमारा एसएसटी है उसका भी, अर्थात लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी और एसएसटी की तो होती ही रहेगी। तो चलिए इसी बात को नज़र में रखते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिंदी के टोटल 15 एमसीक्यूज देखेंगे। वही क्वेश्चंस यहाँ कराए जाएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। जब एग्जामिनर का मन करता है थोड़ा कठिन जो है कुछ क्वेश्चन बनाया जाए स्पेशली साहित्य से, तो फिर वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस फौरन देख लीजिए। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण और मधु कलश, इसी को आपको कुल मिलाकर के क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले है ना वो तो आएगी मधुशाला, उसके बाद उन्होंने लिखी मधुबाला, देन मधु कलश, उसके बाद आई निशा निमंत्रण। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और आप इसको ना थोड़ा अगर ईयर के हिसाब से देख लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जो मधुशाला है वो कब लिखी गई, 1935 में। ठीक है, वहीं मधुबाला की अगर बात करें तो ये 1936 की रचना है, जो मधु कलश है 1937 और निशा निमंत्रण 1938। यानी कि लगातार 4 सालों में उन्होंने 4 बेहतरीन रचनाओं को मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो लिखी गई वो मधुशाला है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब शायद ही कोई इसके बारे में ना जानता हो कि मधुशाला बहुत ही फेमस रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। चलिए कमेंट करके बताइए, हरिवंश राय बच्चन जी को आप कैसे जानते हैं, क्या इस वजह से या फिर किसी के पिता हैं इस वजह से, बताइए। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का यूज होता है, बताइए। और लगे हाथ जो लोग हमारे साथ एसएसटी पढ़ रहे हैं वो लोग मुझे बताएं कि जो प्रागैतिहासिक काल है कौन से टाइम पीरियड को कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखिए, प्राग, प्राग या फिर प्रागै, बताइए कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग और पीछे लगते हैं हमारे प्रत्यय। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है। और ये जो शब्द दिया है ना, इसका जो मूल शब्द है वो तो है इतिहास। क्या है, इतिहास। इतिहास में कुछ प्रत्यय लगा है, कुछ उपसर्ग लगा है, अर्थात यहाँ सामने जो है उपसर्ग लगा होगा, पीछे साइड प्रत्यय लगा है, जहाँ से ये बन गया है प्रागैतिहासिक। बताइए, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो उपसर्ग लगा है वो लगा है प्राग। क्या लगा है, प्राग। और प्रत्यय जो लगा है वो लगा है इक। ठीक है, तो ये जो है ऐसा शब्द है प्रागैतिहासिक जो उपसर्ग भी मतलब लगा हुआ है इसमें और प्रत्यय भी। तो इसको अगर आपसे कहें कि सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्राक। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राक। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राक धन ऐतिहासिक होता है। इसका जो है सही मतलब कि विक्षेप करने पर व्यंजन संधि के नियम से जो का हलंत है उसका परिवर्तन किस में होता है, गा में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, तुलसीदास। अक्सर हमारे दिमाग में आता है बाबू तुलसीदास तो अपने आप में ही फेमस राइटर है, इसका मतलब उन्होंने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइप का लिखा होगा तुलसीदास के नाम से, लेकिन नहीं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना आपको, उल्टा सीधा ध्यान रखिएगा। जो तुलसीदास जी है ना वो किसी और की रचना है। ठीक है, बताइए किसकी है, क्या मुक्तिबोध की है, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या फिर निराला जी की, बताइए आप फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रची गई है ये रचना, जिसका नाम क्या है, तुलसीदास। ऑप्शन मतलब कि डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए और याद रखिएगा ये एक लंबी कविता है। कभी कभी ना हमारे एग्जाम में विधा पूछ ली जाती है, चलो बताओ ये कौन से विधा की रचना है। और ध्यान रखिएगा यूपी टेट थोड़ा डीप में जा करके हिंदी के क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ देखिए बहिष्कार लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए बहिष्कार का संधि विच्छेद, क्या ये बहिष्धनकार होगा, नहीं ये नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये जो है ना एक विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका, विसर्ग संधि का। और इसका आप जब करेंगे संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा बहिधनकार। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे और आप ध्यान से देख लीजिए कि विसर्ग के बाद का आने पर जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाता है, शा में। और ये कौन सा शा है, पिट चिरौना सा चलिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है, ये भी हमारे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। बताइए क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी की है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्रीधर पाठक, बताइए आप, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको।
तो 1 मिनट का टाइम नहीं दे सकते, वरना तो सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना तो मत ही भूलिएगा। और हाँ, मेरा एक मेन चैनल है जिसपे हम डेली एसएसटी की मतलब प्रिपरेशन करा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। वहाँ पे आपको A to Z पूरा सिलेबस ही एसएसटी का करवाया जा रहा है। नाम है चैनल का जुनून पढ़ाई का, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, चैनल के बायो में, रिकमेंडेशन में, हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और ये जो वैदेही वनवास है, इसके बारे में ध्यान रहिए कि ये सीता जी के निर्वासन पर आधारित है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। बताइए, क्या ये पखावज पुल्लिंग है, पहिया, लिखावट या मझधार? देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, इसको समझने के लिए ना हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको शब्द में यूज करना चाहिए। मतलब जो शब्द है उसको आप एज अ मतलब कि सेंटेंस यूज करिए। कोई सेंटेंस बना करके देखिए। जैसे पहिया, एक गाना सुना होगा ना, समय का पहिया चलता है। जब इसमें साफ साफ कह रहा है भैया समय का पहिया चलता है, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये जो है चलता है, इट मीन्स पुल्लिंग होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, अब आप देखिए, लिखावट, तुम्हारी लिखावट बड़ी सुंदर है यार। अरे तुम्हारी लिखावट है तो जाहिर सी बात है स्त्रीलिंग ही होगा। तो ऐसे ही करके कुल मिला करके हम लोग क्या करते हैं, शब्दों को मतलब वाक्य बना करके समझ लेते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ये देखिए, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन 2020 का ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्या ये कौन सा नहीं है? बताइए, क्या त्रा जो है संयुक्त व्यंजन है? बिल्कुल है। छा भी है या नहीं? या नहीं है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? या, क्योंकि या जो है ये कैसा अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। या, र, ल, व। वहीं अगर आपसे संयुक्त व्यंजन की बात करें तो त्र, छ, ज्ञ और श्रा, ये चार जो है आपको संयुक्त व्यंजन के रूप में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मृत्युंजय में कौन सा समास है? यहाँ पे समास से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मृत्युंजय में कौन सा समास है। क्या इसमें द्विगु है? द्विगु तो वो होता है ना जिसमें संख्या का ज्ञान हो, तो यहाँ पे संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व? द्वंद्व भी नहीं है, क्योंकि द्वंद्व वाले में हम देखते हैं इस तरह का जो योजक चिन्ह है वो लगता है, फॉर एग्जाम्पल माता पिता। ठीक है, अब आपको इसी में बताना है कर्मधारय है या फिर बहुब्रीहि। तो ध्यान रखिएगा, जो मृत्युंजय है ना, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्युंजय जो है भगवान शंकर को कहा जाता है। किनको कहते हैं? भगवान शंकर को। और जब भी कोई एक ऐसा शब्द दिया रहे जो किसी और को डिनोट करता है, तो हम कह देते हैं भैया कि वो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। जैसे पीताम्बर, ठीक है, पीला है अंबर जिनका, अर्थात भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, जो भी आप कहें। फिर देखिए, अलंकार में किस उपसर्ग का यूज किया गया है? क्या ये अलन है, अलम, अल या फिर अलन? देखिए, ये होता है हमारा अलम धनकार। क्या होता है? अलम धनकार, इट मीन्स अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि यह पुस्तक किसकी है। इसमें आपको बताना है कि यह शब्द किस सब पद का परिचय दे रहा है। ठीक है, यानी कि यह जो है उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। क्या ये सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है, गुणवाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक? तो हम सबको पता है यह, वह, ये, वे, ये सब जो है ना, ये सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और यहाँ पे यह पुस्तक किसकी है, ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, तो देख लीजिए, जब सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर के उसकी विशेषता बताए तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पुस्तक जो है क्या है? हमारी संज्ञा है। ठीक है, पुस्तक क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता बताई जा रही है यह के द्वारा, अर्थात इसी पुस्तक की बात हो रही है, यह पुस्तक। ठीक है, इसी वजह से ये सार्वनामिक विशेषण माना जा रहा है। चलिए, कह रहे हैं कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपके पास एक शब्द है विश्लेषण। ठीक है, इस विश्लेषण का विलोम क्या होगा ये आप बताओ। क्या व्याख्या हो जाएगा? तो व्याख्या, विश्लेषण, ये तो एक जैसा लग रहा है, नहीं होगा। विवेचन, संश्लेषण या फिर विभाजित? तो भाई इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा संश्लेषण। क्या हो जाएगा? संश्लेषण। ठीक है, तो विश्लेषण का सही विलोम क्या होगा? संश्लेषण। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? समझिए, मैंने ऑलरेडी जो है ये जो हमारे व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, उनके बारे में बताया हुआ है जुनून पढ़ाई का चैनल पे। तो आप चाहें तो उस वीडियो की लिंक मैं दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि वो कौन से लेटर्स हैं जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, और एग्जैक्टली उनको बोला क्या जाता है? आपको पता है हमारे हिंदी भाषा में टोटल 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। ठीक है,
इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो इनको ना हम लोग 5 वर्णों में बांटते हैं, ठीक है, किसमें 5 वर्ग में बांटते हैं और हर वर्ग में 5 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 लेटर्स होते हैं और इन्हें एग्जैक्टली कहा क्या जाता है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। तो हर एक वर्ग को किसी ना किसी उच्चारण स्थान की दृष्टि से नाम दिया जाता है। जैसे जो हमारा का वर्ग है, कौन सा वर्ग? का वर्ग। ये जो का वर्ग है इसमें क ख ग घ अंग आएंगे और ये कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। वहीं जो हमारा चा वर्ग है, ठीक है, जिसमें चौ छ झ झ इयां आते हैं, ये बेचारे कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से, ठीक है। वहीं जो टा वर्ग है ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये होते हैं हमारे मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा से बोले जाते हैं। बचा हमारा ता वर्ग और ता वर्ग जो है ना ये दंत से बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? दंत, ठीक है, ये दंत वर्ण कहलाते हैं। और जो हमारा पा वर्ग है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी कि पा वर्ग में जितने भी लेटर्स हैं, चाहे पा हो, फा हो, बा, भा, मा, जब आप बोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। वैसे ही यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? बाबू उन्हें कहते हैं दंत। क्या होते हैं? दंत। आप बोल करके देखिए, दंत वर्ण में कौन आता है? त, थ, द, ध, न, ठीक है, ये आते हैं हमारे दंत वर्ण में। अब आप बोलिए, जब आप बोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो आपके ऊपर के दांतों से पीछे साइड टकरा रही है। बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न। बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अब ऐसा नहीं कि मन में बोलेंगे, मन में बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा दंत वर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। और इन वीडियोस में हम लोग 15 MCQ से ज़्यादा नहीं लेंगे, 10-15 मिनट से ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, बस एक तरह से ना आपका MCQ प्रैक्टिस होता रहेगा। तो निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, अब बताओ। ऑप्शन देखिए, स, या फिर ये सब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। श, ख, श, ह पढ़ा तो होगा ही आपने कि जो हमारे ऊष्म व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। सा है, सा और हा, ठीक है, ये भी ऊष्म व्यंजन की ही कैटेगरी में आता है। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि चलो आप बताओ या, रा, ला और इसके साथ साथ वा, ये कौन से व्यंजन है? ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि अत्यधिक का विलोम कौन सा है। अति, धन, अधिक, इसका आपका विलोम बताना है भैया, क्या हो जाएगा बताइए। अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा? कम होना चाहिए, अर्थात अत्यल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, रित का विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते हैं उतने स्टार लगा लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये कि रित का विलोम क्या है। अनरित, वक्र, विकीर्ण या फिर अनेक, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा अनृत। क्या हो जाएगा? अनृत। ऐसे ही एक जो है वो पूछा जाता है ऋजु, क्या? ऋजु, और इसका हो जाता है वक्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और डेली हम लोग प्रयास करेंगे कि 15-15 MCQ प्रैक्टिस कराते चलें। केवल वही MCQ आपको दिखाए जाएं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके साथ साथ जो हमारा हिंदी, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो एक एक दिन प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। शाम को 7:30 बजे हमारा मेन चैनल जुनून पढ़ाई का पर SST की क्लासेस लेना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।